नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। साथियों, रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुआ है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का, और कौन है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर नए, उनके बारे में जानकारी दूंगा। कैसे अपॉइंटमेंट होता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का, उसके बारे में भी जानकारी दूंगा, क्योंकि अपना यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जीएस पेपर 3 है, 2 है इंडियन पॉलिटी, उसके अंदर में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। सब कुछ जानकारी दूंगा इस वीडियो के अंदर में। पर मैं चाहता हूं एक बार आप प्लीज सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें ये जानकारी अपने दोस्तों तक, ताकि जो भी तैयारी कर रहे हैं अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम तक, उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। सबसे पहले आपको हम लोग का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। ये मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है मेंस बाबा का, ताकि इस पे मैं आपको जानकारी प्रतिदिन प्रोवाइड कर सकूं। कोई भी ऐसा अपडेट, कोई भी ऐसी क्लासेस जो मैं लेके आ रहा हूं, उसकी जानकारी आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर में भी मिल जाएगा। अगर वहां आपको लिंक नहीं मिलता है तो चैनल ऑफिशियल मेंस बाबा के चैनल के अबाउट अस में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो वहां पे ज्वाइन कीजिएगा। मेरे प्रोवाइड थ्रू लिंक से ही करें ज्वाइन, अदरवाइज आप किसी अन्य चैनल, अनऑफिशियल चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, तो इसमें मेरी गलती नहीं है। इंपॉर्टेंट रहेगा जीएस पेपर 2 से, मैंने बता दिया, इंडियन पॉलिटी का पार्ट है। रिसेंटली श्री हीरालाल समरिया जो बन चुके हैं कौन, एज ए न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, किसके अंदर में, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के अंदर में। अब क्या है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ये पहले जान लेते हैं। देखिए, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का गठन 2005 में हुआ था अंडर द एक्ट राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। अब जैसा कि मैंने लगातार ये बातें बताई हैं कि कभी भी कोई बॉडी अगर किसी एक्ट के थ्रू बने, पास होकर पार्लियामेंट के अंदर में, तो वो स्टैट्यूटरी बॉडी कहलाती है, यानी वैधानिक बॉडी कहलाती है। अब इसका जो जुडिक्शन है, यानी इसकी जो पावर है, वो कहां तक एक्सटेंड की है, ऑल द सेंट्रल पब्लिक ऑथोरिटीज। अब ये वर्ड एक तो नया भी है, कंफ्यूजिंग भी है, और एग्जाम में भी इस पर सवाल पूछे जा सकते हैं। तो सेंट्रल पब्लिक ऑथोरिटीज क्या होती है, ये जान लेते हैं। देखिए, सेंट्रल पब्लिक ऑथोरिटीज को, जैसे कि मैंने कहा कि इसके जुडिक्शन को अब इसने कहां तक फैला हुआ है, सेंट्रल पब्लिक ऑथोरिटी तक। तो सेंट्रल पब्लिक ऑथोरिटीज की डिफिनीशन भी आपको राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंदर में मिलेगी। तो आइए पहले उससे हम लोग देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, मैं पहले यहां पे मिटा देता हूं ये सब चीज थोड़ा। यहां पे देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हु इज द पब्लिक ऑथोरिटी अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। तो आइए जानते हैं हम लोग। पेज स्क्रॉल नहीं हो रहा है, वेट अ मिनट, लेट मी स्क्रॉल दिस पेज। तो ये एक्ट साथियों दो पार्ट में है, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, तो पार्ट 2 के अंदर में आपको इसका डेफिनेशन मिल जाएगा। मैं दिखा देता हूं आपको, एक मिनट। वेट, ओके, नो सॉरी, पार्ट 1 में ही मिलेगा। तो पार्ट 1 में आप देख सकते हैं पब्लिक ऑथोरिटीज की डिफिनेशन दी गई है। ओके, सेक्शन 2H के अंदर में जो यहाँ पे क्लॉज ए में है वहां लिखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑथोरिटीज सच एज यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव्स, यूनियन एंड स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, the president and governors, parliament and state legislatures, election commission, comptroller and auditor general of India। और अन्य तरह के जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑथोरिटी है उस पर यहाँ पे जुडिशन जो है एक्सटेंड करता है अपना कौन साथियों, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन। ओके, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो मैंने यहां क्या कहा कि ये अपना जुडिशन एक्सटेंड करती है कहां तक, ऑल द सेंट्रल पब्लिक ऑथोरिटीज के ऊपर में। तो भारत में जितने भी सेंट्रल पब्लिक ऑथोरिटीज है, और इसकी डिफिनेशन मैंने क्या बताया, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर में मिल जाएगी। तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन अपना जुडिक्शन कहां तक रखती है, इन सारे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑथोरिटीज के ऊपर में रखती है। अब कमीशन के पास कुछ राइट और पावर हैं, जैसे ये बॉडी किसी भी तरह के इंफॉर्मेशन को निकलवा सकती है, उस पर
आरटीआई मांग सकती है, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन क्लियरिटी अगर नहीं मिले तो उस कंप्लेन को सुन सकती है, लेकिन सेकंड अपील सुनेगी। याद रखिएगा, फर्स्ट अपील नहीं सुनती है। फर्स्ट अपील आप कहीं पे जाके लोअर कोर्ट वगैरह में कर सकते हो, लेकिन जो सेकंड अपील है वही ये सुनेगी। मानिए जैसे इसीलिए से क्या बोला जा रहा है, एडजुकेशन बॉडी बोला जा रहा है, ठीक है, ठीक है। सेकंड इंफॉर्मेशन के बारे में सुनेगी, और साथ ही साथ याद रखिएगा कोई भी एनुअल रिपोर्ट, कोई भी मॉनिटरिंग या रिपोर्ट के कोई भी तरह का रिपोर्ट हो सकता है सरकार का, जिसके ऊपर में ये सवाल भी उठा सकती है, प्रूफ भी मांग सकती है। ये इंफॉर्मेशन कमीशन बॉडी, और एक किसी भी गवर्निंग सिस्टम के अंदर में इंफॉर्मेशन विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, बहुत सारे डेटा हो सकते हैं, उस पर ये सवाल कर सकती है ये बॉडी। इस बॉडी की पहली ताकत यहां नजर आ रही है। डिसीजन इसका क्या होगा, इस कमीशन का फाइनल एंड बाइंडिंग होगा। अगर ये कमीशन कोई फैसला दे देगी तो ये अंतिम फैसला माना जाएगा, फिर आप इसके आगे जाके कहीं पे भी अपील नहीं कर सकते। दूसरी बात कि इस कमीशन को हेड करते हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, जो अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, श्री हीरालाल समरिया जी, और साथ ही साथ इसमें 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स भी शामिल हैं। अब चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है ये जान लेते हैं। तो इसकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है, किसके रिकमेंडेशन पे, एक कमेटी बनाती है, और ये कमेटी में कौन कौन शामिल होते हैं साथियों, प्राइम मिनिस्टर शामिल होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा, और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जिनको नॉमिनेट करते हैं प्राइम मिनिस्टर, वो शामिल होते हैं। यानी इसमें 3 लोग शामिल होते हैं, और इनका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा। अब रिसेंटली में आप ये सुन रहे होंगे न्यूज के अंदर में कि जो अपने कांग्रेस के लीडर हैं, क्या नाम है उनका, मैं अभी भूल रहा हूं, वो कांग्रेस के लीडर का भी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, जो इसका अपोज भी कर रहे हैं। एक मिनट, मुझे याद नहीं आ रहा उनका नाम। यस, तो इनका नाम है कांग्रेस लोकसभा, नाम है इनका जो कांग्रेस लोकसभा के फ्लोर लीडर है, जिनका नाम है अधीर रंजन चौधरी जी, ठीक है, काफी ये न्यूज में भी डेली रहते हैं। मुझे आई एम सॉरी, मैं इनका नाम भूल रहा था। ओके, अधीर रंजन चौधरी जी, ये इस मीटिंग कमेटी के अंदर में वो भी शामिल थे, लेकिन वो इसका अपोज इसलिए कर रहे हैं इस बार, क्योंकि जब इसकी मीटिंग हुई, अपॉइंटमेंट करने की जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में ये शामिल नहीं थे, क्योंकि ये बंगाल में इलेक्शन वगैरह के कारण कुछ काम में बिजी थे। सो इन्होंने एक पत्र भी लिखा है प्रेसिडेंट को, ठीक है, शिकायत पत्र, कि मेरे बिना प्रेजेंट होते हुए भी अपॉइंटमेंट कर दिया गया CIC का। सो एक तरह का ये मैं क्या मानूं, कानून का उल्लंघन, जो भी इन्होंने लिखा। खैर ये तो सेंट्रल स्टेट जो भी डिस्प्यूट है, खैर मैंने ये इंफॉर्मेशन दे दी कि ये चर्चा में इसलिए भी है ये टॉपिक, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर होगी। अब एलिजिबिलिटी क्या है भैया, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन बन सकता है? क्या आप बन सकते हो? नहीं, आप नहीं बन सकते। आप क्यों नहीं बन सकते हो, मैं क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि देखिए इन्होंने कहा है कि एक वही पर्सन होगा जो पब्लिक सर्विस के अंदर में लगातार काम कर रहा है, ठीक है, वाइड नॉलेज है उनको, एक्सपीरियंस है लॉ का, उसके साइंस एंड टेक का, सोशल सर्विसेज में, मैनेजमेंट में, जर्नलिज्म में, मास मीडिया में, एडमिनिस्ट्रेशन में या गवर्नेंस में, किसी के भी अंदर में काफी वाइड नॉलेज है, इंफॉर्मेशन नॉलेज है, तभी वो जाके अपॉइंट हो सकते हैं इसके अंदर में। और मैं आपको बता दूं कि जो इनका नाम है श्री हीरालाल समरिया जी, ये कौन रह चुके हैं? ये फॉर्मर IAS ऑफिसर रह चुके हैं। अब वो लोग इसमें अपॉइंट नहीं हो सकते जो मेंबर हैं पार्लियामेंट के, या फिर मेंबर हैं किसी भी लेजिस्लेटिव ऑफ एनी स्टेट के, या फिर यूनियन टेरिटरी में, या इन्होंने कोई भी ऐसा पद होल्ड कर रखा है जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, या फिर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, या फिर किसी तरह का व्यवसाय करते हैं, या फिर कोई तरह का प्रोफेशन अपनाते हैं। ऐसे लोग नहीं कर सकते। अगर आप इस पद के लिए अपॉइंट होते हो तो आपको फिर कुछ भी नहीं करना है, इस पद के अलावा कोई भी आप दूसरा काम नहीं कर सकते। इनका टर्म ऑफ ऑफिस कितना होता है, ये कितने साल तक काम करते हैं? तो 3 साल तक की इनकी नियुक्ति होती है जब से ये घुसते हैं ऑफिस के अंदर में। तो आप समझ लीजिए कि 3 साल तक, आज से 3 साल तक ये काम करेंगे, उसके बाद ये इनका मतलब कार्यकाल डिसॉल्व हो जाएगा। इनको रिमूवल करने का जरूरत पड़ा, अगर इनको हटाने की जरूरत पड़ी तो जैसा कि मैंने कहा कि प्रेसिडेंट ने इन्हें अपॉइंट किया है, तो प्रेसिडेंट ही इन्हें हटा सकते हैं। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट में ये प्रूव करना होगा कोई 2 केस, चाहे तो इन्होंने कोई मिसबिहेवियर किया इसलिए इनको हटा रहे हैं, या फिर इनके पास कैपेसिटी नहीं है कि ये इतना काम कर सकते हैं, तब इनको हटा सकते हैं। यही 2 कारण होने चाहिए इनको हटाने के लिए। पावर एंड फंक्शन की बात करें तो जुडिक्शन इनका इस तरह फैला हुआ है कि इनका पावर बिल्कुल सेम है जैसा सिविल कोर्ट का पावर है। किसी इंफॉर्मेशन के ऊपर में आप सिविल कोर्ट जिस तरह से काम करती है, कोर्ट के पास जो पावर है वही पावर इनके, याद रखिएगा, वही पावर
आपका है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास। तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का पावर है किसके बराबर? सिविल कोड के बराबर। यानी जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्योर है 1908 का, वो सारे प्रोसीड्योर ये भी फॉलो कर सकती है। जैसे मजबूर कर सकती है कि आप आके ओथ लो, आप बयान दो, आप एविडेंस प्रूफ करो, या कोई डॉक्यूमेंट की रिकवरी कर सकती है। यानी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी पावर है कोर्ट के पास, वो ये अपना सकती है। तो पावर एंड फंक्शन को यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया है एक लाइन के द्वारा। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको ये चीजें टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। काफी दिन से मैं लगातार नहीं आ पा रहा हूं, घर की कुछ प्रॉब्लम की वजह से काफी समस्याएं चल रही हैं घर में, मैं खुद भी बहुत परेशान हूं, इसलिए एक फ्लो टूट गया है पढ़ाने का। 11 दिन का गैप है क्लास में, मैं जान रहा हूं। सो कुछ नहीं कर सकता यार, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपके हाथ में नहीं होती है। तो वो सेम कंडीशन चल रहा है मेरे घर में, ये कुछ चीजें मेरे हाथ में अब नहीं है, बस ऊपर वाले के ही हाथ में है। सो आप ये चीजें समझिए। और मैं जो भी क्लासेस लेके आता हूँ यार, अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अदरवाइज यूट्यूब है, आप फ्री हो, आप कहीं और भी पढ़ना चाहो, कहीं और भी इंफॉर्मेशन लेना चाहो, तो तरह तरह के इंफॉर्मेशन अन्य जगह पे उपलब्ध है, आप ले सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक बार लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस आप तक जल्दी पहुंचे। शेयर करें लोगों के साथ, बहुत सारी स्पेशल क्लासेस चलते रहती हैं, जाकर देख सकते हैं। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान, मुझे दिया गया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।